खबर ये कि पीएफआई पर बैन लग चुका है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेरर लिंक सबूत मिलने के बाद ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं। अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं और यहां जब पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए एटीएस की टीम पहुंची तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और यहां टेरर लिंक के डॉक्यूमेंट्स मिलने की वजह से ये गृह मंत्रालय ने बड़ा आदेश दिया है और फैसला लिया है कि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया जाए। गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार छापेमारी की कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तारियों के बाद जो तफ्तीश रिपोर्ट निकलकर सामने आई उससे साफ हो गया कि इनके पीएफआई इस नाम के संगठन के जो लिंक है वो देश के खिलाफ लगातार गतिविधियों में शामिल रहा है। युद्ध छेड़ने और उन्माद फैलाने के तमाम आरोप पीएफआई पर लगते रहे। अब सबूत मिले और सबूतों के आधार पर यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। पीएफआई पर बैन लगाया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, आखिरकार लगा ही दिया गया बैन? ये देखिए, सबसे पहले कल ही हमने सूचना दी थी इस बात की कि पीएफआई पर बैन लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है। केवल एक औपचारिकता बाकी है नोटिफिकेशन जारी होने की। और देखिए, जब कल दूसरी बार दूसरे चरण के छापे पड़े थे तभी ये साफ हो गया था कि अब पीएफआई को ज्यादा देर तक सरकार खुला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस छापेमारी के दौरान सरकार को पीएफआई के खिलाफ कट्टरपंथी की दुकान चलाने, देश में युद्ध भड़काने, उन्माद फैलाने, नरसंहार करने और विदेशी फंडिंग के जरिए देश की सरकारों को अस्थिर करने की तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जो कि जिनकी बार बार तस्दीक इन जो करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया देश भर से उन्होंने की है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी पीएफआई के गिरफ्तार कागज से ये भी मिली एजेंसियों को कि इन्होंने एक अपना खुफिया तंत्र विकसित किया था। हर जिले में उसकी यूनिट बनाई थी ताकि ये अपने काम को अंजाम देने के लिए बाकायदा उसकी खुफिया निगरानी कर सकें, जासूसी कर सकें। और सबसे ज्यादा निगरानी और जासूसी ये देश के खुफिया तंत्र यानी कि पुलिस और तमाम एजेंसियों की खुफिया तंत्र की भी करते थे, क्योंकि इनको सबसे बड़ा खतरा पीएफआई के काडर को इसी खुफिया तंत्र से था। साथ ही साथ इनके निशाने पर खास तौर पर एक खास समुदाय के लोग, हिंदूवादी नेता थे और उससे जुड़े संगठन हुआ करते थे। और सबसे बड़ा बीज जो है पीएफआई का केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य में था। हालांकि झारखंड में ये संगठन 2019 से ही प्रतिबंधित है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में इस पर प्रतिबंध नहीं लगा था। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान जब से देश में सीए लागू हुआ उसके बाद से इस संगठन ने तेजी से पांव पसारे थे और तमाम ऐसे सबूत देश की सुरक्षा एजेंसियों से मिले थे कि देश भर के अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़काने और मुस्लिम समुदाय को भड़काने में इस संगठन का खासा रोल रहा है। आपको पता है कि सिमी नाम का एक संगठन हुआ करता था जिसे 2000 में बैन किया, 2001 में बैन किया गया था। इस संगठन के बैन होने के बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया था और 2009 आते आते पीएफआई के सिमी से जुड़े तमाम जो नेता थे वो पीएफआई का हिस्सा हो गए थे। और पीएफआई ने बाद में धीरे धीरे करके तकरीबन 10 से 11 ऐसे बड़े अनुषंगिक संगठनों का गठन किया जो अलग अलग वर्गों में, जैसे छात्रों में अलग संगठन काम करता था, उसका नाम कैंपस फ्रंट ऑफ किया था। इस संगठन पर हिजाब रॉ के दौरान आपने देखा होगा कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद हुआ, ये संगठन काफी इसका नाम सुर्खियों में आया था देश में उन्माद भड़काने और मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए। आदर्श विकास, यूएपीए अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसके एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसके तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे इस तरह के संगठनों पर रोक लगाने के लिए तमाम नियम बने हुए हैं। ऐसे में एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ही अहम बात ये हो जाती है, ये जो 5 साल का बैन लगाया गया है, इसके मायने कैसे समझाए दर्शकों को? इसका मतलब क्या होगा? क्या ये जो संगठन है ये काम कर पाएगा या इसके काम पर नजर रखी जाएगी या पूरी तरीके से इसके कामकाज बंद होंगे? तो देखिए, ये 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया, पूरी तरह से कामकाज प्रतिबंधित हो जाएंगे। इसके केवल पीएफआई नहीं बल्कि इसके जो तमाम सहयोगी संगठन है, एसडीपीआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया,
भारतीय इमाम परिषद जैसे तमाम जो संगठन है, तकरीबन 30 से 40 ऐसे संगठन है पीएफआई के नीचे जो काम करते हैं, अलग अलग वर्गों में काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो सभी प्रतिबंधित हो जाएंगे। इनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार करने पर, पैसे का लेन देन करने पर, इस संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पर, इस संगठन के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर, इस संगठन की किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। और जो भी कोई शख्स इस संगठन के साथ व्यवहार करता पाया जाएगा वो भी यूएपीए के तहत उनका भागीदार होगा और सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नियमों के तहत कर पाएगी। विकास, एक चीज और बहुत अहम हो जाता है समझना यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बार बार अलग अलग चीजों में पीएफआई का नाम आ रहा था, या पीएफआई के संगठन से जुड़े लोग सामने आ रहे थे, ये पूरी कवायद काफी लंबे वक्त से चल रही थी। और ये जो 2 रेड्स हुई हैं, इन्होंने ताबूत में आखिरी कील का काम किया, क्योंकि कई बार इस संगठन पर सवाल खड़े हो गए थे, संगठन से जुड़े लोगों पर सवाल खड़े हो गए थे। यह बिल्कुल देखिए, पिछले 2-3 सालों से लगातार खुफिया एजेंसी सरकार को रिपोर्ट दे रही थी कि पीएफआई जो है वो अब देश विरोधी गतिविधियों से लेकर देश में उन्माद और युद्ध भड़काने जैसी स्थिति पर मोड़ पर जाके आ खड़ा हुआ और ऐसी सूरत में संगठन को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये आंदोलन के दौरान भी सरकार ने पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ताओं पर न केवल दिल्ली, बेंगलोर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो दंगे हुए थे उसमें पीएफआई का रोल पाया गया था। सरकार लगातार उस दौरान से ही सबूत दिखा रही थी, लेकिन सरकार की आंखें उस समय खुली, सुरक्षा एजेंसियों की आंखें उस समय खुली जब अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री का बिहार दौरा था और सरकारी शरीफ में एक मॉड्यूल पकड़ा गया। इस मॉड्यूल के दफ्तर पर जब छापेमारी की गई, यहाँ से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ से जो दस्तावेज मिले वो पीएफआई के दस्तावेज थे और उसमें 2007 बिल्कुल विकास, लंबे समय से जांच पड़ताल हो रही थी, कवायद हो रही थी और अब जाकर पीएफआई को बैन कर दिया गया है, क्योंकि लगातार एनआईए एटीएस की टीम कार्रवाई कर रही थी, छापा मार रही थी। और सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि ऐसे 9 राज्य थे। कल की अगर हम बात करें तो 9 राज्यों में कई ठिकानों पर कल भी एनआईए की टीम पहुंची छापामार कार्रवाई करने के लिए। कब कब पीएफआई का नाम सामने आया वो आपको बता रहे हैं। 10 अप्रैल 2022 खरगोन हिंसा में भी पीएफआई का नाम सामने आया। 2 अप्रैल 2022 करौली में जो दंगा हुआ उसमें भी पीएफआई कनेक्शन सामने आया और यही वजह है कि पीएफआई से जुड़े हुए जो संगठन है उन पर भी बैन हो चुका है। कर्नाटक में हिजाब पर जो हंगामा देखने को मिला उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया। हाथरस में लोगों को भड़काने का भी पीएफआई पर आरोप है। फरवरी 2020 की बात करें, दिल्ली दंगे में भी पीएफआई का नाम सामने आया। अगस्त 2020 बेंगलोर में जो दंगा हुआ उसमें भी पीएफआई कनेक्शन निकलकर सामने आया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ 16 अप्रैल 2022 तब भी पीएफआई कनेक्शन सामने निकलकर आया था। ऐसे में अब पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। लगातार छापे के बाद ये पीएफआई पर बैन लग गया है और साथ ही पीएफआई से जो जुड़े हुए दूसरे संगठन हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।